हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो आज हम देखने वाले हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए। ये टॉपिक लेबर लॉज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जितने भी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, जितने भी हम लोग एक्ट पढ़ चुके हैं अभी तक लेबर लॉज में, इस सारे ही एक्ट को इन्फोर्स कराने में कहीं ना कहीं आईएलओ का हाथ होता है, योगदान होता है। हर कंट्रीज़ को लेबर लॉ फॉलो करवाने में बैकग्राउंड में किसका रोल होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। और इस टॉपिक से लास्ट ईयर एक क्वेश्चन भी आया था। वो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द एम एंड पर्पस ऑफ द आईएलओ एज पर फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन। फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग आईएलओ का कौन सा एम एंड पर्पस नहीं है गिवन में से? ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ए है लेबर इज नॉट अ कमोडिटी। पॉइंट बी है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑफ एसोसिएशन आर इसेंशियल टू सस्टेन प्रोग्रेस। और पॉइंट सी है पॉवर्टी एनीवेयर कंस्टिट्यूट्स डेंजर टू प्रोस्पेरिटी एवरीवेयर। और पॉइंट डी है द वॉर अगेंस्ट वांट रिक्वायर्ड टू बी कैरिड ऑन विथ अनरिलेंटिंग विगर विथ ईच नेशन इज सोलली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। कह रहा है जो वॉर अगेंस्ट वांट है उसके लिए कौन सोलली रिस्पॉन्सिबल है? गवर्नमेंट। क्या ये पॉइंट सही है? इसका आंसर आपको बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया था ये। इसका आंसर हम आगे देख लेंगे वीडियो में, आपको आंसर पता लग ही जाएगा। तो इस टॉपिक के दो पार्ट आने वाले हैं। ये पहला पार्ट होगा। पहले पार्ट में हम लोग इसकी हिस्ट्री थोड़ी देख लेंगे, इसकी जो फैक्ट्स है वो देखेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे, एम्स देखेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कन्वेंशन और रिकमेंडेशन देखेंगे और इंडिया का क्या रोल है, कौन से कन्वेंशन का इंडिया सिग्नेटरी है, ये हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। और अगले पार्ट कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पार्ट से क्वेश्चन आ चुका है और अगले पार्ट कन्वेंशन और रिकमेंडेशन से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो वो पार्ट आप ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो एक ट्रीटी साइन हुई थी, ठीक है, वर्साइल पीस ट्रीटी, जिसमें जर्मनी के लिए काफ़ी ह्यूमिलिटेटिंग कंडीशंस थे, काफ़ी लताड़ा गया था जर्मनी को। और यहाँ पर आप इमेज में देख भी सकते हैं जिन जिन के सर उठे हुए हैं वो अलाइड पावर थी जो वॉर जीती थी, और ये जिनका सर झुका हुआ है वो जर्मनी बैठा है यहाँ पे साइन करते हुए। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वर्साइल पीस ट्रीटी, ये जर्मनी का जो वर्साइल पैलेस था उसमें ये साइन हुआ था। इस ट्रीटी के बाद एक, वैसे बहुत सारे आउटकम्स थे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, लेकिन एक पॉलिटिकल आउटकम था, वो था लीग ऑफ नेशन। ठीक है, इस ट्रीटी से एक लीग ऑफ नेशन बना था जो 1945 के बाद चेंज होकर यूनाइटेड नेशन बन गया। और इस लीग ऑफ नेशन के बाद, इस लीग ऑफ नेशन से ही क्या निकला? आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि जो लेबर लॉज है उनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ प्री इंडिपेंडेंस या वर्ल्ड वॉर 1 से लेके अभी तक के लिए। उसमें मैंने बताया था आपको कि क्या यूनाइटेड नेशन का क्या रोल था, लीग ऑफ नेशन का क्या रोल था। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो आईएलओ जो था वो वर्साइल पीस ट्रीटी का आउटकम था, लीग ऑफ नेशन के थ्रू आईएलओ बना। और आईएलओ जो बना वो पहला स्पेशलाइज्ड एजेंसी बना यूनाइटेड नेशन का। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कहूँ या लीग ऑफ नेशन कहूँ, आपको एक ही चीज़ समझनी है, क्योंकि बाद में उसका नाम चेंज हो गया था। यूनाइटेड नेशन की अगर बात करें तो उसमें 193 मेंबर है, और 193 में 187 मेंबर इसके क्या है? सिग्नेटरी है, इसके मेंबर है, आईएलओ के मेंबर है। और कुक आइलैंड भी इसका पार्ट है, ये आपको याद रखना है। सेक्रेटरीट कहाँ पे है इसका? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बने तभी ये क्वेश्चन आ सकता है, पॉइंट आ सकता है, वैसे इतना फैक्ट नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। अब आगे इसका रोल क्या है, ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये रिस्पॉन्सिबल है थ्रू आउट द वर्ल्ड लेबर स्टैंडर्ड सेट करने के लिए। ठीक है, वर्ल्ड में या जो भी इसके मेंबर कंट्रीज़ है उनके लिए लेबर स्टैंडर्ड क्या होंगे अपने कंट्रीज़ में, ये सेट करना किसका काम है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? आईएलओ। आईएलओ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि आईएलओ एक ट्री पार्टी गवर्निंग स्ट्रक्चर है। जिस तरीके से हमने डिस्कस किया था कि इंडस्ट्रियल ट्रेड डिस्प्यूट में, ठीक है, उसमें वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि ट्री पार्टी गवर्नमेंट होता है, मतलब वर्कर, एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट, ये तीनों का ही रोल होता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में। इसी तरीके से आईएलओ का जो गवर्निंग स्ट्रक्चर है ये भी क्या है? ट्री पार्टी है, मतलब 3 मेंबर होंगे। कौन कौन? वर्कर, एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट। तो
ट्री पार्टी गवर्निंग स्ट्रक्चर है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा ILO डेजिग्नेट करता है कुछ मेंबर्स कंट्रीज़ को चीफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, कुछ मेंबर कंट्रीज़ जो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ पे ध्यान ज़्यादा देता है वो डेजिग्नेट करता है चीफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। ठीक है, इंडिया भी चीफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस एक बार रह चुका है, आपको ये कंट्रीज देख लेना है। इंडिया का नाम आपको ज़रूर याद होना चाहिए कि इंडिया डेजिग्नेट हो चुका है चीफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस में। इसके अलावा इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है, ये पॉइंट आपको याद रखना ही रखना है क्योंकि स्टेटमेंट में एक पॉइंट आ सकता है। इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है ILO का। नेक्स्ट देखते हैं 1988 में क्या हुआ कि ILO ने अडॉप्ट किया किसको, डिक्लेरेशन ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट टू वर्क। ये एक डिक्लेरेशन था, ILO ने इसे अडॉप्ट किया। इसका काम क्या था, इसका एम क्या था, एम था एलिमिनेट करना किसको, फोर्स्ड और कंपल्सरी लेबर को, फोर्स्ड एंड कंपल्सरी लेबर को। इसके अलावा अबोल्यूशन ऑफ चाइल्ड लेबर को भी खत्म करना, और डिस्क्रिमिनेशन, अगर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है एम्प्लॉयमेंट में और फैक्ट्री में, ऑक्यूपेशन में, तो उस चीज़ को एलिमिनेट करने का काम भी ILO का है इस डिक्लेरेशन के थ्रू। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि इट पब्लिश्ड ग्लोबल वेज रिपोर्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक और वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। इसमें एक तो कम से कम आपको याद होना चाहिए, वो है ग्लोबल वेज रिपोर्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ILO का, ये रिपोर्ट आपको याद होना चाहिए कि ILO ग्लोबल वेज रिपोर्ट निकालता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से क्वेश्चन पूछा भी गया था 2017 में, प्रियम्बल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो प्रियम्बल था ओरिजिनली तो वो आया था पीस ट्रीटी, जो वर्साइल पीस ट्रीटी हुई थी उसके थ्रू आया था, लेकिन बाद में इसे चेंज करके फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन के थ्रू लाया गया कि इस जो प्रियम्बल होगा वो फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन में जो भी चीज़ें लिखी गई वो उसका प्रियम्बल होगा। और इस फिलाडेल्फिया के अंदर एम क्या था ILO का, एम क्या था, फर्स्ट पॉइंट लेबर इज नॉट ए कमोडिटी, ये हमने डिस्कस किया पहले क्वेश्चन में। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एसोसिएशन आर एसेंशियल टू सस्टेन्ड प्रोग्रेस, क्या ये बात सही है, सही है। पॉइंट 3, पॉवर्टी एनीवेयर कंस्टिट्यूट डेंजर टू प्रोस्पेरिटी एवरीवेयर। तो ये 3 पॉइंट तो हमारे बिल्कुल मैच कर रहे हैं, आप यहाँ देख लो क्वेश्चन में 3 पॉइंट तो बिल्कुल मैच किए। 4th पॉइंट में देखिए क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ द वॉर अगेंस्ट वॉन्ट रिक्वायर, ये सोलली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द वॉर अगेंस्ट वॉन्ट रिक्वायर्स टू बी कैरिड ऑन विद अनरिलेंटिंग विगर विद इन ईच नेशन बाय कंटिन्यूस कंसर्टेड इंटरनेशनल एफर्ट इन विच रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वर्कर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर, एम्प्लॉयर और यहाँ पे गवर्नमेंट भी है। ठीक है, तो ये तीनों ज्वाइन मिल के फ्री डिस्कशन करके, डेमोक्रेटिक डिस्कशन करके कॉमन वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ये जो पॉइंट था क्वेश्चन का, ये हमारा क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछ रहा है तो ये पार्ट हमारा गलत हो गया, तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है, ये फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन का पार्ट नहीं है। अब आगे देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है ILO के। देखिए इस तरह के क्वेश्चन का करने का अच्छा तरीका ये होता है कि हर पॉजिटिव पॉइंट को आप ऑब्जेक्टिव मान लो, क्योंकि ILO का आपको आइडिया होगा कि ILO क्या है, किस पर्पस के लिए है, तो हर उस पर्पस के अकॉर्डिंग हर पॉजिटिव पॉइंट इसका लगभग ऑब्जेक्टिव है। फॉर एग्जांपल क्या है कि आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेट करना है एम्प्लॉयमेंट में, क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एम्प्लॉय का होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर्स अकॉर्डिंग टू देयर स्किल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि स्किल कुछ है और काम कुछ कर रहा हो तो उसके स्किल के अकॉर्डिंग उसको काम मिल जाना चाहिए। इसके अलावा एडुकेट गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सेटलमेंट, काम की गारंटी तो दो पहले, फिर ना स्किल के अकॉर्डिंग देखोगे। इसके अलावा जब काम कर रहा है तो वहाँ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग का राइट भी होना चाहिए आपस में, ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में एक्ट में। इसके अलावा एक्सटेंशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी मेजर टू प्रोवाइड बेसिक इनकम, मिनिमम इनकम, ठीक है, मिनिमम वेज पढ़ लेना आप इसके इस चक्कर में एक बार। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड हेल्थ ऑफ वर्कर, इसके लिए भी ILO काम करता है, तत्पर है, क्योंकि ILO के इसी के अकॉर्डिंग तो निकला ना मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। और अगला पॉइंट है प्रोविजन फॉर चाइल्ड वेलफेयर एंड मैटरनिटी प्रोटेक्शन, इसके लिए भी ILO तत्पर है, काम करेगा, ऑब्जेक्टिव है इसका। अच्छा, तो ये था आज का हमारा अभी तक का ये डिस्कशन अकॉर्डिंग टू ILO, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा इससे क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। और अगला जो पार्ट आने वाला है वो कोर कन्वेंशन रिकमेंडेशन और इंडिया किसका पार्ट है और क्या रोल है इंडिया का, इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, आप ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो रही है, जैसा कि कमेंट में आप बता रहे हो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, अच्छा भी लग रहा है,
तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम हरी एकेडमी चैनल पे। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।